नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दे और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। एचएल को तेजस MK-1A के लिए हाई थ्रस्ट F404IN-20 इंजन की सप्लाई में डिले का सामना करना पड़ रहा है, जो इस फाइटर जेट की प्रोडक्शन को इफेक्ट कर सकता है। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए जीई ने एक इंटर्म सॉल्यूशन ऑफर किया है। जीई का कहना है कि एचएल टेम्पोररी सैमसंग टेक्विन द्वारा बनाए गए लो थ्रस्ट F404GE102 इंजन का यूज कर सकती है। ये इंजन कोरियन KAI T50 एडवांस ट्रेनर जेट में यूज होती है। ये इंजन मैक्सिमम 78.7 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता है, जो तेजस के ओरिजिनल F404IN-20 इंजन के 84 किलो न्यूटन थ्रस्ट से थोड़ा कम है। लेकिन इनका यूज सिर्फ तब तक होगा जब तक ओरिजिनल जेट की प्रोडक्शन स्पीड नहीं बढ़ जाती। बाद में एचएल इन इंजन को हाई थ्रस्ट वेरिएंट से रिप्लेस कर देगी। सैमसंग टेक्विन के ये इंजन तेजस के सिंगल इंजन डिजाइन के लिए सेफ है और जल्दी अवेलेबल हो सकती है। एचएल को इन्हें खरीदना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टेम्पोररी यूज करना होगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव है। ये इंजन बोइंग साब T7 रेड हॉक और TAI हरजेट जेट में भी यूज होता है, जो इनकी सर्वाइबिलिटी और वर्सेटिलिटी को प्रूव करता है। इस सॉल्यूशन के थ्रू तेजस MK-1A की प्रोडक्शन शेड्यूल डिले नहीं होगी और इंडियन एयरफोर्स को अपने जेट टाइम पर मिल सकेगा। यूएस नेवी के सरप्लस F404 इंजन अवेलेबल है, पर वो सिंगल इंजन फाइटर के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, इसलिए सैमसंग टेक्विन इंजन बेस्ट ऑप्शन है। ये ऑफर एक स्मार्ट मूव है जो शॉर्ट टर्म डिले को हैंडल करते हुए लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन गोल को सेफ रखता है। डिफेंस एक्सपर्ट रानेश राजन ने सजेस्ट किया है कि इंडियन एयरफोर्स अपने घातक UCAV का डिजाइन स्केल अप करके एक मैंडेड 50 टन स्टील्थ बॉम्बर डेवलप करे। घातक एक फ्लाइंग विंग और स्टील्थ डिजाइन पर बेस्ड है और इसे एक ऑटोनोमस UCAV के रूप में बनाया जा रहा है। राजन का कहना है कि इस डिजाइन को मैंडेड बॉम्बर में कन्वर्ट करके इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक एयर पावर कैपेबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। रानेश इन्विजन करते हैं कि एक क्वाडजेट कॉन्फ़िगरेशन जो 4 हाई थ्रस्ट 130 किलो न्यूटन इंजन के साथ हो, जो AMCA प्रोग्राम के लिए डेवलप किए जा रहे हैं। ये इंजन बॉम्बर को लॉन्ग रेंज मिशन के लिए रिक्वायर्ड स्पीड और रेंज देगा। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो इंडिया एक B2 स्पिरिट जैसा एडवांस बॉम्बर बना सकता है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए काफी है। इस बॉम्बर का होना रीजनल रिवाइवल्स के लिए एक डिटेरेंट बनेगा और ये प्रूव करेगा कि इंडिया डीप प्रिसीजन स्ट्राइक करने में कैपेबल है, यहाँ तक कि कंटेस्टेड एयर स्पेस में भी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चाहिए। सबसे बड़ी चैलेंज हाई थ्रस्ट इंजन का डेवलपमेंट है, क्योंकि इंडिया के कावेरी इंजन का एक्सपीरियंस इस फील्ड में अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये ऑफर इंडिया के लिए सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल मिलिट्री पावर बनने के सपनों को आगे बढ़ा सकता है। अगर परस्यू किया गया तो ये एक नया एरा की शुरुआत हो सकती है, जो इंडिया के डिफेंस स्ट्रेटेजी को एक ग्लोबल लेवल पर ले जाएगी। डेसोल्ट एविएशन का राफेल जेट का प्रोडक्शन अब बैकलॉग में 228 फाइटर जेट तक पहुंच गया है, जो इंडिया के लिए एक नया चैलेंज है। इसका मतलब है कि इंडिया को और राफेल जेट लेने के लिए काफी वक्त लग सकता है, स्पेशली इंडियन नेवी के राफेल M वेरिएंट के लिए। अभी तक डेसोल्ट ने 2024 और 2025 में हर साल 20 राफेल जेट बनाने का टारगेट रखा है। अगर यह प्रोडक्शन रेट सही रहा तो 2026 से 2033 के बीच 188 फाइटर जेट डिलीवर करने होंगे। इसके लिए प्रोडक्शन को बढ़ाकर लगभग 24 फाइटर जेट पर ईयर करना पड़ेगा, जो डेसोल्ट ने इजिप्ट, इंडिया और कतर के लिए पहले भी किया है, पर यह काफी मुश्किल हो सकता है। इंडियन नेवी ने 26 राफेल M जेट ऑर्डर किए हैं और उनकी डिलीवरी 2030 तक स्टार्ट हो सकती है, अगर कॉन्ट्रैक्ट 2025 की शुरुआत में साइन होता है। सबसे पहले 4 ट्विन सीटर जेट दिए जाएंगे, जो ट्रेनिंग के लिए होंगे, और बाद में करियर कैपेबल सिंगल सीटर जेट दिए जाएंगे। ये टाइमलाइन डेसोल्ट के प्रोडक्शन बैकलॉग को दिखाता है। इंडियन एयरफोर्स का भी राफेल के डिलीवरी के साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। जब 2026 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, पर उनका बैकलॉग कम था, लेकिन फिर भी उनको पहला राफेल जेट 2019 में मिला। यह बात दिखाती है कि इंटरनेशनल आर्म्स डील और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफी टाइम लग सकता है, चाहे बैकलॉग कम हो या ना हो। डेसोल्ट अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाने का वादा कर रहा है, लेकिन सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स और इंटरनेशनल डिमांड भी उनके लिए एक चैलेंज बन सकती है। राफेल की पॉपुलैरिटी ने डेसोल्ट को प्रेशर में डाल दिया है और उन्हें अपनी प्रोडक्शन लाइन को क्वालिटी और सेफ्टी को कंप्रोमिस किए बिना जल्दी से काम करना पड़ेगा। ये सब इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है, पर डेसोल्ट की एफर्ट्स देखते हुए शायद कुछ सॉल्यूशन निकल आए।
जेटीआरई कावेरी इंजन का पहला टेस्टिंग फेज शुरू करने जा रहा है। ये टेस्टिंग रशियन IL-76 एयरक्राफ्ट पे किया जाएगा, जिसमें 70 आवर्स का फ्लाइट ट्रायल होगा। ये प्रोसेस लगभग 1 महीने तक चलेगा। कावेरी इंजन को हाई एल्टीट्यूड पर एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करने के लिए क्रूशियल ट्रायल्स प्लान किया गया है। अब तक कावेरी इंजन ने 145 आवर्स का टेस्टिंग कंप्लीट किया है, जिसमें से 70 आवर्स जेटीआरई के बेंगलोर में ग्राउंड टेस्टिंग किए गए हैं और 75 आवर्स रशिया के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर में एल्टीट्यूड टेस्टिंग किया गया है। अब नए इंजन जो गोदरेज एरोस्पेस ने बनाया है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें इंजन को 40,000 फीट से ज्यादा के एल्टीट्यूड पर टेस्ट किया जाएगा। ये फेज इंजन की परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने का हिस्सा है, जिससे ये कंफर्म हो सके कि इंजन हाई एल्टीट्यूड पे एफिशिएंटली काम कर सकता है। जेटीआरई के 20 साइंटिस्ट का टीम रशियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस टेस्टिंग को कंडक्ट करेगा। IL-76 एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में मॉडिफाई किया गया है। इसमें से एक इंजन को कावेरी इंजन से रिप्लेस किया जाएगा और एयरक्राफ्ट के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फ्यूल सिस्टम को इंजन के साथ कंपेटिबल बनाया गया है। एयरक्राफ्ट में सेंसर और डाटा कलेक्शन टूल्स भी लगाए जाएंगे, जो टेस्ट के दौरान इंजन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। फ्लाइट ट्रायल से पहले टैक्सी ट्रायल्स भी किए जाएंगे, ताकि ये इंश्योर हो सके कि इंजन की इंटीग्रेशन एयरक्राफ्ट के साथ बिल्कुल सही है। ये ट्रायल्स इंजन की रिलायबिलिटी, इफिशिएंसी और हाई एल्टीट्यूड पे परफॉर्मेंस को टेस्ट करेगा। डाटा कलेक्शन करने के बाद उससे इंजन की डिजाइन को और रिफाइन किया जाएगा और अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उन्हें एड्रेस किया जाएगा। ये फेज कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में एक जरूरी कदम है, जो फ्यूचर में इंडिया के फाइटर जेट को इंडिजिनस इंजन प्रोवाइड करेगा। ये टेस्टिंग इंजन को ऑपरेशनल यूज के लिए सर्टिफाई करने में हेल्प करेगी और अगर सब कुछ सही रहा तो इंडिया को अपना ही एक रिलायबल फाइटर जेट इंजन मिल सकेगा। इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी और HAL ने AL-31 FPQ इंजन की सर्विस लाइफ को 2000 से 2500 आवर्स तक बढ़ाने में सफलता पाई है। अब इस पर और रिसर्च चल रही है, जिसका गोल इंजन लाइफ को 3000 आवर्स तक ले जाना है। अगर ये सफल हो जाता है तो इंजन लाइफ में 50% का इजाफा हो सकता है। AL-31 FP इंजन इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 मार्क आई एयरक्राफ्ट का इंटीग्रल पार्ट है, जो एक हाईली कैपेबल फाइटर जेट है। ये इंजन रशिया की ल्यूल्का डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया था और HAL इंडिया में इसे लाइसेंस के अंडर बनाता है। ये इंडो रशियन डिफेंस कोलैबोरेशन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंजन लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए DMRL और HAL ने मटेरियल साइंस में काफी एडवांसमेंट की है, जिसमें नए एलॉय और ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो इंजन के एक्सट्रीम ऑपरेटिंग कंडीशन को हैंडल कर सके। 2500 आवर्स तक सर्विस लाइफ इंक्रीज करने के लिए एक्सटेंसिव R&D की गई है। अब जो अगला स्टेप है वो इंजन लाइफ को 3000 आवर्स तक एक्सटेंड करना है। इसके लिए एडवांस मेटलर्जी, बेहतर कूलिंग सिस्टम और स्ट्रॉन्गर ब्लेड मटेरियल जैसे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। यह प्रोसेस एक्सटेंसिव टेस्टिंग और सिमुलेशन के थ्रू इंश्योर की जा रही है, ताकि इंजन की परफॉर्मेंस और सेफ्टी कंप्रोमिस ना हो। DMRL ने हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंस मटेरियल डेवलप किए हैं, जो जेट इंजन की हार्श कंडीशन को विथस्टैंड कर सके। टेस्टिंग में बेंच टेस्टिंग और रियल वर्ल्ड सिमुलेशन शामिल है, ताकि इंजन की रिलायबिलिटी को कंफर्म किया जा सके। एक और चैलेंज यह है कि क्रिटिकल कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज किया जाए, ताकि फॉरेन सप्लाई चेन्स पर कम निर्भरता हो। अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है तो ये वर्ल्ड वाइड इंजन मेंटेनेंस का एक बेंचमार्क बन सकता है और इंडिया के एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।